वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मार्च महीने के करंट अफेयर्स को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। होप आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा और साथ ही साथ आप लोगों ने मार्च की हमारी मंथली जो करंट अफेयर्स आते हैं वो भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, तो उससे आपका पूरा मार्च का कंप्लीट हो गया होगा। अब सॉरी, फेब्रुवरी का हो गया होगा। तो उसी टाइप से अब हम लोग मार्च को भी स्टार्ट कर रहे हैं और मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे। इस वाले हफ्ते के भी, अगले हफ्ते के भी काफी इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स है, उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आप सभी लोग, जिस भी बच्चे को हमारी पीडीएफ चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। एक तो चीज, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। दूसरी चीज, आपको ये हमारे दो नंबर्स हैं उस पे कॉल करके अगर आपको पीडीएफ चाहिए या कोई भी आपको कोर्स परचेज करना है, बीपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स का, यूपी पीसीएस, आरएएस, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ या सीएपीएफ, ऐसे एग्जाम्स के लिए आपको जो है हमारा कोर्स परचेज करना होगा, पेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने आप में एक बहुत ही जाना माना नाम है, जो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारा जो रिकॉर्ड है, हमारा जो करंट अफेयर्स है, हमारा जो कंटेंट है, उसका मुकाबला मार्केट में किसी भी कंटेंट से आप नहीं कर पाओगे। तो उसी के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप कभी भी चाहो वो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे इन नंबर्स पे। अब हम यहाँ पर टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है कि मैं एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर्स करा रही हूँ, तो एमसीक्यू को पहले मैं सबसे पहले लगा रही हूँ आपके सामने। फर्स्ट एमसीक्यू है एक पर्सन से जुड़ा हुआ जिनका नाम है आमिर खुसरो। ये एमसीक्यू मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि अभी रिसेंटली ही मार्च के पहले हफ्ते में हमारे प्रधानमंत्री ने जहान ए खुसरो 2025 करके जो है वो एक आयोजन किया है, एक सूफी फेस्टिवल का, एक म्यूजिक फेस्टिवल है, कुछ इस तरीके का है ये। आप पिक्चर जो देख रहे हो वो आमिर खुसरो की पिक्चर है और उनके ऊपर ये स्टार्ट किया गया। तो उसी पे ही मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज, तो जो आमिर खुसरो है, इनका नाम आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ते हुए जरूर सुना होगा। तो ये कौन है? ये हमारे, आप मान के चलो, क्लासिकल म्यूजिक और जो सूफी म्यूजिक होता है, इसके जनक एक तरीके से कहे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं पे ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं पहले कुछ फैक्ट्स करा देती हूँ आपको, ताकि आप लोग क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे से कर सको। आमिर खुसरो के जो पिताजी हुआ करते थे, वो जो सेंट्रल एशिया है, जो मध्य एशिया, वहां से होते हुए इंडिया और यहाँ पर आते हैं ताकि वो चंगेज खान से बच सके। फिर इल्तुतमिश, उनका समय चल रहा होता है उस समय, इल्तुतमिश के वहां पर सर्विस देने लग जाते हैं और वहीं की ही एक इंडियन मुस्लिम से शादी कर। ठीक है, और फिर इनके दूसरे बेटे थे जिनका नाम है आमिर खुसरो। असल में इनका नाम आमिर खुसरो नहीं था, अबुल हसन यामीन खुसरो था। बाद में इनका नाम क्या रखा गया था? आमिर खुसरो। असल में जो इनका जन्म जो जगह है ना, वो ईटाह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये सब माना जाता है। 20 साल की उम्र तक ये बहुत अच्छे से लिखते थे। 20 साल की उम्र से इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया था और आगे चल के बहुत अच्छे से ये लिखने लग गए थे। और इनके बारे में सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा जो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये महोत्सव जो बनाया गया, 25वीं सालगिरह है इसकी, जहाने खुसरो की। ठीक है, यहाँ आप पढ़ सकते हो कि ये जो है यहाँ पे पढ़ोगे, ये कोर्ट पोएट थे, दरबार में कवि हुआ करते थे बहुत सारे जो राजा थे उनकी। जैसे सबसे पहले ये जो है कैकुबाद, कैकुबाद जो थे ये कौन थे? स्लेव डायनेस्टी, जो गुलाम वंश था, उसके लास्ट शासक थे। फिर जलालुद्दीन खिलजी आ गए। जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी आ गए। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक शाह आ गए। और फिर उनको हटा करके तुगलक वंश शुरू हुआ था, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक उसके संस्थापक हुआ करते थे, तो वो आ गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि उन्होंने 5 दिल्ली के सुल्तानों के अंतर्गत जो है वो काम किया है। इनकी जो भाषा हुआ करती थी उसे हिंदावी भाषा, ठीक है, हिंदावी भाषा में लिखा करते थे और पर्शियन जो फारसी होती है उसमें भी लिखा करते थे। इन्हें आमिर का टाइटल दिया गया था। किसने दिया था इनको ये आमिर खुसरो में? आमिर का टाइटल इनको किसने दिया था? वो दिया था जलालुद्दीन खिलजी। ये वही खिलजी हैं जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था और इनकी ही पुत्री से शादी भी करी थी। और जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक भी हैं। ठीक है, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है। निजामुद्दीन औलिया के ये एक समर्पित शिष्य कहे जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने
जो है काफी किताबें लिखी हैं। पोएट आप जानते हो बहुत ज्यादा, इन्हें गंगा जमुना तहजीबी का एम्बेसडर कहा जाता था। छाप तिलक जो सॉन्ग है वो भी इन्हीं से ही इंस्पायर करके है। और हीरा मंडी का भी एक सॉन्ग है सकल बन फूल, वो भी इन्हीं से इंस्पायर्ड है। तो इनसे इनसे इंस्पायर्ड काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं। कव्वाली इन्होंने शुरुआत करी, राग गाने शुरू किए, सितार और तबला भी इन्होंने ही इन्वेंट करा है। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ सूफी संचेत, गलत लिखा हुआ है। ये डिसाइपल जो है ना, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि वो डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के थे, सूफी चिश्ती के नहीं थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तबला और सितार की इन्होंने आविष्कार किया, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कव्वाली का भी आविष्कार किया। इन्हें पैरट ऑफ इंडिया, तूतिया हिंद के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है भाई। तो इनकी गजल कव्वाली आज भी बॉलीवुड में खूब यहाँ पर गाई जाती है, दरगाह और बॉलीवुड में। तो ये छोटा सा टॉपिक था आमिर खुसरो के बारे में। पिक्चर आप यहाँ पे इनकी देख सकते हैं, बैठे हुए सीख रहे हैं निजामुद्दीन औलिया से। ठीक है, क्योंकि इनके शिष्य हुआ करते थे इसलिए। तो इनके बारे में एक क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला, यही वाली स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके बारे में पढ़ने के लिए। इनकी भाषा वगैरह काफी पूछी जाती है। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, वो है स्वावलंबिनी प्रोग्राम। सबसे पहले मैंने यही क्वेश्चन पूछा है कि ये प्रोग्राम एक्चुअली अभी न्यूज में चल रहा है। तो ये स्वाव जो लंबिनी प्रोग्राम है, ये असल में जुड़ा किससे हुआ है, ये किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है? ये महिला की एंट्रप्रेन्योरशिप, स्वरोजगार से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा, स्वरोजगार और उद्यमिता। ये उसी से जुड़ा हुआ है। और अभी हुआ क्या है, हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबको प्रमोट करने के लिए एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है सपोर्ट देने की बात की गई है। हमारे जो मंत्रालय है उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया है। हायर एजुकेशन में ये चीजें सिखाई जाएंगी महिलाओं को, जो है सेफ तरीके से कैसे उनको मार्गदर्शन करना है, उनको अपना उद्यम किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, उसके बारे में यहाँ पर सिखाया जाएगा। असल में अभी हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने नीति आयोग के साथ मिलकर के जो नॉर्थ ईस्ट है ना, वहां पे इसकी शुरुआत करी है। असम, मेघालय और मिजोरम में इसकी शुरुआत वापस से की गई है। और ऐसा बोला जा रहा है, अ, मतलब इनमें से जितने भी लोग सीखेंगे उसमें 10% लोग, ऐसा माना जा रहा है कि 10% जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी और अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस की यहाँ पर शुरुआत करेंगी। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो करीब करीब आज के समय की अगर मैं बात करूं तो 63%, 63 मिलियन करीब विमेन है जो कि यहाँ पर काम अपना आगे बढ़ रही हैं। और इंडिया की अगर मैं बात करूं महिला की उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो इंडिया उसमें 57 नंबर पे आता है 65 कंट्रीज के हिसाब के, रैंक के हिसाब से। सबसे ज्यादा अगर कहीं पर विमेन ने इसको शुरुआत करा है और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है वो वेस्ट बंगाल में, फिर तमिलनाडु और तेलंगाना, मतलब साउथ में ज्यादा इसका बोलबाला देखने को मिलेगा आपको। समझे भाई? तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मैंने वैसे क्लियर कर दिया। आप इन नंबर्स पे देखो, हर स्लाइड पे इसलिए नंबर रखे गए ताकि बच्चों को कोई समस्या ना आए, कोई दिक्कत ना आए कि किसको क्या करना है। तो आप यहाँ पर इस नंबर पे दिए हैं, इन पे आप कॉल करो। कॉल करके पूरा आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इवन ज्ञान सर का व्हाट्सएप भी दे दिया गया है, ताकि आपको कोई भी समस्या होती है, किसी भी चीज की आपको नीड होती है, पेड ग्रुप की या किस तरीके आपको कोई पीडीएफ चाहिए या कुछ भी ऐसी जरूरत पड़ती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो हमारे लिए। पूरा 24 घंटे आप कभी भी कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मतलब व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, वो तो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि उससे क्या है ना, आपको उसमें क्विजेज आते रहते हैं, और वो क्विज आपको पता है कि कितने ज्यादा जरूरी और सही रहते हैं। क्विज ज्वाइन करना ना सबसे सही चीज रहती है, क्योंकि उसमें आप ना प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन की बढ़िया से। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगला। यहाँ पर अभी पिक्चर देखो, स्वावलंबिनी प्रोग्राम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में 1 मार्च 2025 को नीति आयोग और कौशल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल के तहत नारी की उद्यमिता को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई है। स्वावलंबिनी प्रोग्राम इसका नाम रखा गया। इस पे सीधा सवाल बन सकता है कि ये प्रोग्राम किस चीज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही सवाल पूछे जाते हैं। सबसे फेवरेट सवाल ही इसी प्रकार के होते हैं कि यह, क्योंकि यार ये एक बहुत बड़ी, एक अच्छा इनिशिएटिव है ना, इसको छोटे मोटे में जाने नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि किससे जुड़ा हुआ है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या काम कर सकता है। तो ऐसे सवाल पूछना ना लाजमी सा है। समझे भाई? तो आप सभी लोग इस पूरे को कंप्लीट करना। ठीक है, चलो भाई अगला बढ़ते हैं। सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलैरिटी, सर्कुलैरिटी के लिए शहरों का एक नया गठबंधन, ये है क्या? ये जो हम कह रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, तो ये क्या करेंगे, हमको क्या करके देंगे? ठीक है, अब मैंने ये बताया क्यों पूछा है, क्योंकि अभी ही इसकी एक मीटिंग हुई है जयपुर में। ठीक है, आप पढ़ो जयपुर में
एशिया और प्रशांत क्षेत्र में के लिए शहरों की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए शहरों का गठबंधन बनाया गया है। ये सतत शहरी विकास, शहर दर शहर सहयोग करना, निजी क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाना, निर्माताओं, उद्योग जगत को, शोधकर्ताओं को, सबकी बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इसका काम किया गया है। तो अब यहाँ पे पढ़ सकती हो, ठीक है, बी इसका आंसर है, ठीक है ना। रिन्यूएबल नहीं है, ऐसा नहीं कि नवीकरणीय, मतलब ये सब भी करेंगे, पर ऐसा इसका खास ऑब्जेक्टिव नहीं है उस चीज का। ठीक है भाई। तो इसी पे ही सवाल पूछे जाते हैं कि क्या है, किस तरीके का काम है, तो काम कैसा है, क्या चीजें हैं, इस पे सीधा एग्जाम में सवाल आते हैं। आप लोगों को वही चीज याद रखनी होगी। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको और बता दूं, ये इसकी पिक्चर है। आप यहाँ देख सकते हो कि जयपुर, मतलब जो राजस्थान है, उसकी कैपिटल है ना जयपुर, तो उसके जो सीएम है उनको आप देख सकते हो, भजन लाल शर्मा यहाँ पर। तो ये इसीलिए ही यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये सिटीज का कोलिशन का जो पूरा एक वो चल रहा है, क्लैरिटी बनाने के लिए किया गया है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल जैसी चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा, कोलैबोरेशन किया जाएगा। ठीक है, ये पहले से चलता आ रहा है। असल में ये चीजें होनी चाहिए, ये वियतनाम में शुरू की गई थी। वियतनाम में एक जगह है हनोई, हनोई में इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसको हम लोग भी अब इसको काफी बढ़ा रहे हैं। मतलब सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, ये जो सर्कुलर वर्ड है, सर्कुलर अर्थव्यवस्था होती क्या है, इसमें क्या होता है ना कि कोई भी आप चीज को वेस्ट नहीं जाने देते। आप कोई भी यहाँ पर, मतलब कोई भी अगर आपका संसाधन है ना, वो वेस्ट नहीं जाएगा। वो वापस से उसको पुनः जन्म किया जाएगा, उसको रीजनरेट किया जाएगा, उसको रीयूज किया जाएगा, उसको दोबारा से कुछ मैन्युफैक्चर की जाएगी, जिससे क्या होता है कि जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ रही है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। वेस्ट आप मैनेज कर पाओगे, आप पॉल्यूशन को मैनेज कर पाओगे, आप बहुत सारी चीजों को सही तरीके से मैनेज जो है वो कर पाओगे। उसका ये यहाँ पर काम, तो ये उस पर्पस के लिए बनाया, ताकि सिटीज भी उन चीजों को सीखे, एक सिटी दूसरी सिटी से सीखे। यहाँ पर सीखेंगे एक दूसरे से, तभी चीजों को आगे बढ़ावा देने को मिलेगा। समझे भाई बात को, तो ये उसी चीज के लिए किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। समझे भाई यहाँ तक, चलिए। तीन आपने अभी तक जो है टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आमिर खुसरो के बारे में लिख लेना अच्छे से, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ना। जब भी मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करोगे, आमिर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, चिश्ती, जो आप सूफी मूवमेंट पढ़ते हो ना, जैसे भक्ति पढ़ते हो जिसमें गुरु नानक देव, सूरदास, तुलसीदास, है ना, ये पढ़ते हो, ऐसे आप सूफी मूवमेंट में पढ़ोगे। सूफी आंदोलन में आपको ये सब चीजें याद करनी होंगी। ऐसे ये स्वावलंबी प्रोग्राम, ये स्कीम्स का पार्ट पार्ट है। स्कीम्स जब भी आप पढ़ोगे पॉलिटी और गवर्नेंस के अंदर, तो उसमें स्कीम्स का पार्ट ही जरूर पढ़ लेना। वैसे मैंने करंट अफेयर में बता दिया, उतना याद रखोगे तब भी बहुत है। अगर मेंस में भी कभी लिखने को आता है क्वेश्चन, तो भी आप यहाँ से चीजें लिख सकते हो। ऐसे ही आप लोगों को सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी की मैंने बात करी, ये एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसका काम क्या होता है, इतना ही याद कर लोगे बहुत है। इसके अंदर डिटेल में जानने की इसको, मतलब इतना ही जानने की इसको आवश्यकता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, वो है नवरत्न स्टेटस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल, बड़ा न्यूज में चल रहा है। क्यों, पहली बात तो ये क्यों है न्यूज में। सबसे पहली चीज, अभी हमारी जो आईआरसीटीसी है, आईआरसीटीसी आपने जरूर सुना होगा। जब भी आप रेलवे की बुकिंग करते हो, तो आप कौन सी ऐप का यूज करते हो, मैं तो आईआरसीटीसी का ही यूज करती हूँ। तो आईआरसीटीसी, इसको नवरत्न बना दिया गया है। और एक आईआरएफसी, ये भी रेलवे की फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी है, इनको यहाँ पर जो है वो दे दिया गया है, ताकि वो अपने हिसाब से यहाँ पर काम कर सके। अभी नवरत्न स्टेटस होता क्या है, देखो हमारे पास एक महारत्न होता है, एक मिनी रत्न होता है, और एक नवरत्न होता है। तो इसमें ना ये कैटेगरीज होती है कि भाई ये आप इसमें रहोगे, ये इसमें रहोगे। तो ये चीज आपको समझने की, ये क्या होता है नवरत्न, ये शुरुआत कब हुई थी, इस नवरत्न का अर्थ क्या होता है, कैसे काम करती है। समझे, टॉपिक समझ में आ गया क्या है। ये शुरुआत असल में, इसका आंसर है 1997। 1997 में हमारी सरकार ने ये चीज करा था कि हम लोग नवरत्न बनाया करेंगे। ठीक है, नवरत्न से छोटा होता है मिनी रत्न, है ना, नाम ही है ना मिनी रत्न, तो वो छोटा रहता है। मिनी रत्न में अलग चीजें होती है, नवरत्न में अलग चीजें होती है। तो मैं आपको पूरा ही समझा देती हूँ इसके अंदर की, इसका आप ये जो सामने लिखा हुआ है वैसे तो महारत्न और ये सब, लेकिन अब मैं आपको उसको तरीके से समझा देती हूँ कि इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पे भी लिखा है मैंने तो, वैसे सारी चीजें आप पीडीएफ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं आपको अपने हिसाब से लिख के समझा रही हूँ। सबसे पहला आता है मिनी रत्न, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, समझाऊंगी मैं दोनों ही भाषा में। मिनी रत्न में दो कैटेगरी आती है, कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2। ठीक है, और मैं आपसे एक चीज और कह रही हूँ, अगर आपको ये टॉपिक मेरे इससे समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं। नहीं आया तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर।
मिनी रत्न, महारत्न और इस पे मुझे लेकिन बताइएगा जरूर कि मैम ये टॉपिक हमें क्लियर हो गया। ऐसे लिख दीजिएगा मैम आपका पढ़ा हुआ हमें क्लियर हो गया, या हमें ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया या फिर नहीं हुआ। ठीक है। अगर आपको किसी भी कंपनी को मिनी रत्न एक की कैटेगरी में जाना है तो उसको लगातार 3 साल, लगातार है ये, लगातार 3 साल के लिए उसको अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। ठीक है। लगातार उसको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। ठीक है। उसकी जो नेटवर्थ है वो बढ़ती जानी चाहिए, उसकी नेटवर्थ घटती नहीं चाहिए, बढ़ती होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, तीसरा इसमें ये रहता है कि आपको प्री टैक्स भी प्रॉफिट दिखाना पड़ता है साल में एक बार। प्री टैक्स प्रॉफिट दिखाना पड़ता है आपको। जो 3 साल लगातार है ना जिसमें प्रॉफिट कह रहे हैं, उसमें कम से कम एक साल आपको प्री टैक्स जो है वो प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। ठीक है। तो मिनी रत्न वन के लिए यहां पर ये कंडीशन है। ठीक है। तो इस तरीके से ये बोला जाता है। और मिनी रत्न और इसमें और क्या होता है, इसमें एक चीज ये होती है कि एक कोई कंपनी वो इन्वेस्टमेंट, अगर कभी भी किसी को ये मिनी रत्न कैटेगरी मिल जाती है तो वो कंपनी 500 करोड़ रुपए का डिसीजन अपने हिसाब से ले सकती है। वो 500 करोड़ तक का डिसीजन अपने हिसाब से लेगी और सरकार की कोई अप्रूवल उसको नहीं चाहिए। वो किसी भी कंपनी के साथ अपना अलायंस बनाए, गठबंधन बना के काम कर सकती है। ठीक है। तो इसकी क्या होती है, प्रॉफिट हो 3 साल लगातार और 30 करोड़ का वो प्री टैक्स प्रॉफिट दिखा सके और नेटवर्थ उसकी बढ़ती जा रही है। ठीक है। सेम ऐसी कैटेगरी टू की सेम कंडीशन है, लगातार 3 साल प्रॉफिट दिखाए, ये सब है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है चीजों के अंदर। और इसमें बस जो है ये कंडीशन नहीं, ये प्री टैक्स प्रॉफिट वाली कंडीशन इस वाली सेकंड कैटेगरी में नहीं आती। और अगर कभी भी कोई कंपनी मिनी रत्न सेकंड में आ जाती है तो वो यहाँ पर 300 करोड़ का जो जो डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। सरकार की परमिशन की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है। जो भी है वो अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकती है। तो ये होता है मिनी रत्न वन एंड टू का कंडीशन। ठीक है। जैसे अगर मैं मिनी रत्न वन की बात करूं तो वन वाले में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो इसी के अंदर काउंट की जाती है। कोचिन शिपयार्ड है, वो इसके अंदर काउंट की जाती है। ठीक है। तो और कैटेगरी टू की बात करूं तो वो ज्यादा है नहीं हमारे पास, 10 ही है सिर्फ कैटेगरी टू के अंदर। 10 कंपनी ही सरकार द्वारा लिस्टेड है। इंजीनियरिंग माइनिंग के ऊपर है, एफसीआई के ऊपर है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है। तो ये इसकी कंडीशन। अगला अब यहाँ पर आता है नवरत्न स्टेटस, कि नवरत्न का स्टेटस कैसे दिया जाता है। ठीक है। पहली चीज तो नवरत्न की कैटेगरी में जाना है तो पहले आपको किस कैटेगरी में आना होगा, सबसे पहले आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि आप मिनी रत्न वन में पहले से ही हो। ठीक है। मिनी रत्न वन में आप जुड़े हुए हो। इनका 6 इंडिकेटर्स होते हैं। 6 इंडिकेटर्स में आप में जो है 60 का स्कोर किया हो। 60 का एक स्कोर उनको करना होता है। तो 60 का स्कोर इनको कम से कम हो चुका होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो भी इसमें स्कोर हो, तीसरी चीज इसके अंदर होती है एक्सेलेंट का इनको खिताब मिला हुआ हो। ठीक है। बाकी इसमें टर्नओवर और वो चीजें नहीं है, टर्नओवर वगैरह बनाने का इनका कुछ भी नहीं है। ऐसा इतना टर्नओवर हो, इतना इन्वेस्टमेंट हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब इसके अंदर सरकार ने सेबी द्वारा लिस्टेड भी होनी चाहिए। और इसके अंदर हमारी आती है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, भेल नहीं बेल, भेल तो महारत्न में आती है। ठीक है। बीईएल में है। तो अभी हमारी 26 है, नवरत्न ज्यादा नहीं है, सिर्फ 26 ही है। और वही अब तीसरा आता है लास्ट, महारत्न, वो भी मैं समझा देती हूँ। महारत्न क्या होता है, महारत्न ये 2010 में आया था। पहले महारत्न का बनने के लिए आपको पहले नवरत्न में जाना पड़ेगा। नवरत्न आपने क्रॉस कर लिया हो, सेबी के अंडर आप लिस्टेड हो चुके हो, उसके बाद आपकी कुछ कुछ चीजें इसमें रही हैं। ठीक है। अब इसमें क्या क्या रहता है, सबसे पहली चीज आपका टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए 3 सालों में मिला के। ठीक है। या तो आपकी नेटवर्थ जो होती है, कुल जो आपके पास संपत्ति है, वो 15,000 करोड़ से
ज्यादा होनी चाहिए। या फिर आपका जो प्रॉफिट है, जो आपका 3 सालों में प्रॉफिट है पिछले, वो टैक्स को हटा के, प्रॉफिट की बात हो रही है, टैक्स को हटा के आपका प्रॉफिट 5,000 करोड़ चाहिए। ठीक है, अगर ये सब में से कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो आपको क्या बना दिया जाएगा, महारत्न। इस जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम है, कोल इंडिया है, गैस इंडिया है, ये सब इसमें काउंटेड ऑलरेडी है। समझे भाई यहाँ तक? मेरे हिसाब से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, याद करना होगा। ये महारत्न का भी मैंने सामने लिखा ही हुआ है, इनको भी पढ़ लेना। एक बार पढ़ना हो तो आप रीड रीड कर सकते हो इसको अच्छे से, बाकी मैंने समझा दिया वो याद करना। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं। इसके बाद अगला, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था। ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई कब थी? अभी पता है क्यों न्यूज में चल रहा है? क्योंकि इन्होंने ही अभी एक सेरेमनी बनाई है, प्राणी मित्र और जीव दया अवार्ड दिए हैं यहाँ पर। प्राणी मित्र अवार्ड ये 1966 से देते आ रहे हैं, और जीव दया अवार्ड 2001 से देते आ रहे हैं, जिन्होंने हमारी प्रोटेक्शन में ये जो पूरी जिम्मेदारी उठाई है, मानवीय व्यवहार करा है, हमारे एनिमल्स को बचाने में, उनके खिलाफ शोषण को बचाने में जिन्होंने भी यहाँ पर योगदान दिया है, उनको इस चीज के लिए अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए ये पूरा टॉपिक है। और आप लोगों को भी ये याद करना, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ कि वो कैसे, इस तरीके से ये है अवार्ड। ठीक है, AWBI उसने ये पूरा अवार्ड दिया है, यहाँ पर बुक भी लॉन्च करी है। और अब यहाँ पे ये विज्ञान भवन दिल्ली में ही हुआ था। अब बात ये आती है भाई, ये अलग अलग कैटेगरी में दी जाती, काफी सारे लोगों को दिया गया है। अखिल जैन, काफी सारी कैटेगरी में दिया गया है, तो आपको एक व्यक्ति नहीं है जो आपको पढ़ना हो, इसलिए मैं एक नाम नहीं लिखवाया आपको। ठीक है, ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। अब मेरा सवाल आप लोगों से सिर्फ इतना सा है कि ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, इसकी स्थापना किसके तहत की गई? जो मानव, सॉरी, जो पशु कल्याण बोर्ड है, ये काम जो करता है वो किसके तहत करता है? तो ये काम करता है बी ऑप्शन के तहत, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, मतलब इस टाइप के सवाल फेवरेट होते हैं एग्जामिनर्स के पूछने के लिए। तो आप लोगों को भी याद करना होगा इसी प्रकार से कि ये किसके लिए बनाया गया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हुआ सब लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, मिष्टी स्कीम, जो हमारी केंद्र बजट में लॉन्च की गई थी, इसका काम क्या था? मिष्टी, एम एम इसमें क्या है? मैंग्रोव। तो कहाँ आ रहा है मैंग्रोव? बी ऑप्शन में। ठीक है, मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए किया गया है। असल में अभी ये न्यूज में क्यों चल रहा है? क्योंकि ऐसा बताया गया कि इस पूरी मिष्टी में और मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो गुजरात का रहा है। गुजरात ने 19,020 हेक्टेयर जो है पिछले 2 सालों में उसको सक्सेसफुली बनाया है, और मैंग्रोव के पेड़ लगाए हैं ताकि मैंग्रोव को बचाया जा सके। ठीक है, तो ये जो मिष्टी की स्कीम है कुछ इस तरीके की है। ये स्कीम आप देख सकते हो, 2023-24 में हमारी 9 स्टेट और 3 यूटी में शुरू किया गया था। 9 स्टेट में ही क्यों की गई है? क्योंकि हमारे भारत में मैंग्रोव है ही 9 स्टेट के अंदर। मैंग्रोव तो वही होंगे ना जहाँ पे पानी होगा, तट होगा, और भारत में तट केवल कहाँ है? तटीय इलाकों में। ठीक है, ये कौन से हैं? गुजरात में है। अब राजस्थान में तो तट नहीं होगा ना, क्योंकि वहां पे तो नहीं है, पानी से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। दिल्ली, यूपी, बिहार नहीं है। तो गुजरात, महाराष्ट्र में किया है, गोवा में है, कर्नाटका में है, केरला में, तमिलनाडु में TN लिख रही हूँ, आंध्र प्रदेश, AP। ठीक है, उसके अलावा उड़ीसा में है, और वेस्ट बंगाल में। 9 गए ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल 9 राज्यों में इसकी शुरुआत जो है वो करी गई है। आप सामने देख सकते हो, ये 9 राज्य हैं, आपको ये मैप आता ही होगा। ठीक है, तो वहां पे इसकी शुरुआत की गई है। क्यों की गई इसका कारण मैंने आपको बता दिया, ताकि वहां के जो लोग हैं वो उस चीज से बेनिफिट उठा सके। 2023 के बजट में इसको लाया गया था ताकि मैंग्रोव्स को हम बचा सके। मिष्टी की फुल फॉर्म भी है मैंग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलैंड हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको इसी प्रकार से इसको याद करना है। ठीक है, और इसमें टॉप किसने किया है? गुजरात ने। ये मैंग्रोव के ऊपर जो है इसी टाइप का ही पूछा जाता है। ठीक है, इसमें गुजरात ने कवर किया, तो हमसे पूछा जा सकता है कि भाई किसने क्या कैसे किया है। इसकी फंडिंग जो है पूरी सरकार ही देती है। और जो गुजरात है उसमें आपको मैंग्रोव सबसे ज्यादा मिलेंगे कच्छ के इलाके में और सौराष्ट्र के इलाके में। तो वहां पर उन्होंने विकसित गुजरात टू विकसित भारत करके मुहिम चलाई थी, जिसके कारण वो ये सब चीजें जो है वो सक्सेसफुल हो पाए इसको अपनाने में। क्लियर हुआ भाई ये वाला चीज भी? मिस्टेक सबको समझ में आ गया?
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला और हमारा लास्ट आज का टॉपिक है, वो है गंगा डॉल्फिन। गंगा में डॉल्फिन जो मिलती है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि गंगा गैंगेटिक डॉल्फिन इनमें से आपको कहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। अब पहले तो मैं आपको गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। गैंगेटिक डॉल्फिन कुछ इस प्रकार की दिखती है। ठीक है। ये हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये सीएमएस में भी है। आईयूसीएन के स्टेटस में ईएन एंडेंजर्ड में आता है। ईएन मतलब एंडेंजर्ड। साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में है। साइट्स है ना, जो हमारी मुहिम चल रही है उसके लिए सीएमएस में भी आता है। स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के तहत भी ये लिस्ट में आती है। तो ये ना अभी इनका 2021 और 25 तक के बीच के अंतराल में भारत में जितनी भी गंगा जो डॉल्फिन्स है उनका एक पूरा एस्टिमेट लगाया गया है कि कितनी भारत में गैंगेटिक डॉल्फिन जो है हमें देखने को मिलेगी। ये पूरा यहाँ पर देखा गया है। तो उसी का क्वेश्चन है ये पूरे। आपको सबसे पहली बात, ये मीठे पानी में मिलेगी, फ्रेश वाटर में मिलेगी। आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? गंगा ब्रह्मपुत्र में देखने को मिलेगी ये। आपको गंगा में भी मिलेगी, गैंगेटिक नाम ही गैंगेटिक है। ब्रह्मपुत्र में भी आपको ये देखने। ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ वैसे लिखा भी होगा। आ, अच्छा, यहाँ लिखना रह गया, कोई बात नहीं, अब लिखवा देती हूँ मैं ये। इसे ब्लाइंड डॉल्फिन कहते हैं। कई बार इसका नाम ब्लाइंड डॉल्फिन भी होता है। साइंटिफिक नेम है इसका प्लांटिस्टा गैंगेटिका। साइंटिफिक नेम है। भारत का एक्वाटिक एनिमल भी है ये। और आपको ये गंगा ब्रह्मपुत्र पूरे रीजन में मिल जाएगी। नेपाल में भी देखने को मिलेगी। नेपाल में एक जगह है कर्णाफुली, वहां पे आपको उस नदी में मिलेगी, कर्णाफुली नदी। तो आपको कहाँ नहीं मिलेगी? महानदी में। क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र एक ही बात है, यमुना उसी की तो सहायक नदी है। ठीक है। और ये आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लाइंड है ये पूरी तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सटीक गिनती की गई है, इसका ध्वनिक हाइड्रोफोन का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि अंधे होते हैं तो इको लोकेशन पर निर्भर करते हैं, उन्हीं को देखा गया। टोटल 6,337 यहाँ पर डॉल्फिन जो है वो हमें देखी गई थी। जिसमें से 6,324 तो गंगा रिवर वाली और 3 जो है वो इंडस रिवर वाली देखी गई। इतना डॉल्फिन को यहाँ पर देखा गया है। ठीक है। एंडेंजर्ड इसका आईयूसीएन का स्टेटस है, इस पर कई बार सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये चीजें आती हैं भारत के अंदर। ये आपको असम, यूपी, जहां जहां गंगा नदी बहती है, आपको पता ही है गंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो उसी में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले उत्तराखंड में होती है शुरू, लेकिन उत्तराखंड में मिलती नहीं है। यूपी में मिलती है, बिहार में मिलती है। ठीक है, झारखंड में मिलती है, वेस्ट बंगाल में मिलती है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो असम में भी मिलती है, उस तरफ से आते हैं तो। ठीक है, बाकी कुछ थोड़ा बहुत ये एमपी में भी मिलती है आपको देखने को, और राजस्थान में। तो ये इलाके हैं जहां पर आपको गंगा रिवर देखने को मिलेगी। बिकॉज अभी इसका सर्वे कराया गया है, तो हमारे लिए काफी जरूरी हो जाएगी पढ़ना, कितनी मिली है, कहाँ मिली है। और कितनी मिली है तो पूछा। अच्छा, सर्वे कराया किसने है? आप लिख लीजिए, ये हमारी जो MOEFCC है, मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ ना कैसे पढ़ते हैं इसको। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। इन्होंने 28 नदियों को क्रॉस करते हुए पूरा निकाला है, जिसमें ये जो मैंने आपको डेटा बताया है वहां मिलेगी। ये ब्लाइंड होती है, इसको जरूर याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी शामिल है। और भारत का ये एक्वेटिक एनिमल है। 2009 में ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको कब डिक्लेयर किया गया था? तो इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2009 में डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। और ये जो है हर मतलब 30 से या 120 सेकंड के ऊपर के अंतराल में ये ऊपर आती रहती है। और ये पानी के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, इसलिए बार बार ये ऊपर की तरफ आती रहती है, और बाकी फिशेस को खाने में इनका समय निकल जाता है। और सबसे ज्यादा डॉल्फिन आपको कहाँ मिलेगी? ये वाली गैंगेटिक सबसे ज्यादा यूपी में मिलेगी। जो मैं अभी सर्वे बताया ना 6,000 का, उस 6,000 के सर्वे में 2,2397 जो है वो तो यूपी में ही है। उसके बाद बिहार में मिलेंगी 2,220। फिर वेस्ट बंगाल में है 815। असम में मिलेंगी 635। ठीक है, तो आप इतना सा याद रख लो कि कहाँ पे है, उतना बहुत है। एकदम वो नहीं याद रखने की जरूरत है कितनी है, लेकिन ये मेन आपको याद जरूर रखनी है कि इतनी है टोटल। ठीक है, याद रखनी है, पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा यूपी में है, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में। ठीक है। गंगा की मेन नदी में ही आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, बाकी उसकी सहायक नदियों में भी देखने को मिलेगी, ब्रह्मपुत्र में भी मिलेंगी। ठीक है।
तो ये वाला मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे 6324 मिली है, जिसमें से 3275 वो है जो कि गंगा की मेन, जो गंगा बहती है उसमें मिले हैं। 2414 जो है वो उसकी सहायक नदियों में मिली, और 584 ब्रह्मपुत्र में मिली। ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, तो उसी के लिए आपको पूरा याद रखना है। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से सभी लोगों को यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर इसके आगे बढ़ेंगे और अगले हफ्ते के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वो अगली वीडियो भी आपको मिलेगी, तो आप लोग उसको भी पढ़िएगा। अभी आप ये वाली वीडियो पूरी कंप्लीट कर लो। काफी नए प्रोग्राम आपने सीखे हैं, काफी नई आपने चीजें सीखी हैं। फिर से मैं कह रही हूँ, आप लोग हमारे इस नंबर पे कॉल करके सारी चीजों को ले सकते हो। जो भी बच्चे यहाँ सुन रहे हैं, पीडीएफ चाहिए, इस नंबर को कॉल करो। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना है, कोई भी आप लोगों को मतलब कोई भी चीजों में आपको जुड़ना है, आप ये नंबर पे कॉल करोगे, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से ही मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।